हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आज साइंस की चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर 3 ऑलरेडी पढ़ा चुका था मैं, बस चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर देना बाकी था, वो भी हम दे देंगे। पर चैप्टर 2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिड एंड बेस, यानी अम्ल क्षार एवं लवण। देखिए, बेसिकली होता क्या है, मैंने देखा इस बार जो भी फेल किया है बच्चा, सबके सब्जेक्ट में साइंस बेक था, सबके सब्जेक्ट में साइंस बेक हुआ था। मैंने सबका देखा, जितने भी बच्चे मेरे यूट्यूब से जुड़े हैं सभी ने अगर रीचेकिंग भी किया तो सबका साइंस बेक था। बेसिकली होता क्या है, आप लोग फेल क्यों कर रहे हैं साइंस में, उसका रीज़न क्या है उसको समझना है। चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, चाहे असामिस मीडियम का हो, चाहे वो बंगाली मीडियम का ही क्यों ना हो, सभी बच्चे साइंस में फेल किए ही किए हैं। समझ में आ रहा है? तो बच्चे वही बोल रहा था मैं, आपको सबसे खास कर जरूरी है, जो भी स्टूडेंट है खासकर ज़रूरी है, चैप्टर को सबसे अच्छे से समझना है, विजुलाइज करना है। ठीक है, विजुलाइज का मतलब हो जाता है आपकी अनुभव होनी चाहिए। हाँ, आप जब खाना खाते हैं तो क्या महसूस करते हैं कि आपका पेट भर रहा है। ठीक है, आपको लगता है नहीं एनर्जी आ रही है, उसको विजुलाइज बोलता है। ठीक है, तो विजुलाइज कीजिएगा। ठीक है, जो कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, इसी तरह जब तक एक स्टूडेंट साइंस को विजुलाइज करके ना पढ़े और ना समझे और चैप्टर वाइज ना करे, वो बच्चा वो बंदा तो साइंस में फेल होगा ही होगा। 100% डन, साइंस में फेल होगा ही होगा। यही वजह है कि साइंस में फेल होते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए अब लैंग्वेज को लेकर इशू आ जाता है। सर आप तो हिंदी में पढ़ाते हैं, मेरा तो इंग्लिश मीडियम है। कोई बोलेगा सर मेरा बंगाली मीडियम है, मैं असामीस मीडियम हूँ। अब मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप लैंग्वेज को लेकर क्यों इशू बनाते हैं? आप अपना बुक ले लीजिए भाई, ये उठा लीजिए, अब निकालिए। मैं बोल रहा हूँ अभी निकालना है। चैप्टर 2 अम्ल क्षार एवं लवण, एसिड बेस। ठीक है, अम्लीय क्षारक, असमिस में बोलता है, इंग्लिश में बोलता है एसिड एंड बेस। चलिए ठीक है, तो अब होता क्या है, अब बोलिएगा सर आप तो हिंदी में समझाएगा। भाई आपको विजुलाइज करना है, आपको समझना है सिर्फ। ठीक है, तो समझने के लिए तो चाहे वो हिंदी जो सबसे सिंपल लैंग्वेज है, हिंदी ही सिंपल लैंग्वेज है, आपको समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग होना है। और मिडिल मिडिल में जहाँ पे क्वेश्चन आंसर बनेंगे, हम वहाँ पे दाग, यहाँ पे दाग लगाएंगे। मान के चलिए हम यहाँ से अगर कोई दाग लगा रहा हूँ, यहाँ तक बोल रहा हूँ, तो आप अपने बुक में दाग लगा लीजिए ना, अपने बुक में टिक मार्कअप कीजिए, अपने बुक में मार्क कीजिए, अपने बुक में मार्क करके वो क्वेश्चन बना। क्वेश्चन तो बोल ही दूंगा मैं, असामिस में हो इंग्लिश में हो तो बोल ही दूंगा मैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो असामिस मीडियम वाला, हिंदी मीडियम वाला, कोई भी हो, अपने बुक को निकाल लेना है बच्चे। बुक सामने होनी चाहिए, बिल्कुल आपके करीब में। मैं आशा करता हूँ आप लोग लेके बैठ जाएंगे और बैठ गए होंगे। ठीक है, तो अब देखिए आपने यहाँ पे क्या बोला है। आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षार के कारण होता है। चलिए हम फिर से समझा रहे हैं। हम लोग जो खाना खाते हैं बच्चे, देखिए अभी भी विजुलाइज करा रहा हूँ, आप बस समझना है, चैप्टर को समझते आगे चलना है। ठीक है, हम लोग जो खाना खाते हैं, आप लोग टेस्ट जो होता है उसके अंदर आपको महसूस किए हैं, आप लोग यह समझे हैं कि हाँ कोई, आप लोग कैसे टेस्ट को महसूस करते हैं। कोई बंदा जब खाना खाता है तो उसे लगता है कि ये मीठा है, और उसे लगता है कि ये कड़वा है, यानी खट्टा है, टेंगा जिसको बोलता है। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बीटर बोला जाता है, BITTER। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं जो तीखा जो होता है, खट्टा होता है, ये हम कैसे महसूस करते हैं खाना खाकर। यानी भोजन का जो स्वाद है, देखिए भोजन का जो स्वाद है, भोजन के कारण ही हमको अम्ल से पीड़ित है। देखिए यहाँ पे थोड़ी आगे बढ़ गए मैं। हाँ, यह हमें अनुभव होता है। ठीक है, उसके बाद यदि आपके परिवार में, ये तो हमने बोल दिया, आप खाना खाने के बाद ही आपको समझ में आता है कि यह कैसा टेस्ट है इसके बाद आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन के कारण अम्लता से पीड़ित है। देखिए किसी दिन होता क्या है, किसी दिन ऐसा होता है बच्चे, जब आप अगर ज़्यादा खाना खा लेते हैं या फास्ट फूड आप ज़्यादा खा लेते हैं, चाहे चाउमीन वगैरह कुछ भी हो, चाहे गोलगप्पे हो, आप जब खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो आपके पेट के अंदर एसिड जमा हो जाता है। राइट, एसिडिटी हो जाता है, जिसको बोलता है अम्लता से पीड़ित। एक इंसान की एसिडिटी कब होता है? खाना अधिक खाने से या खाना गड़बड़ी खाने से हो जाता है। और ये होता है, ये आम बात है आजकल की दैनंदिन जीवन में, मतलब हम लोग का एवरीडे लाइफ में ये एक साधारण सिंपलेस्ट प्रॉब्लम बन के रह गया है। ठीक है, और हमने अब होता क्या है, चलिए तो
आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलय? हम इसका आंसर दे रहे हैं। यहाँ बोला जाता है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जे कोई अगर कोई आपका घर में आस पड़ोस में या आपका घर के अंदर ही कोई अगर ऐसा इंसान है जो थोड़ा ज़्यादा खाना खा लिया है और उसके अंदर एसिड हो गया है, पेट के अंदर एसिड हो गया है, हो सकता है आपका भी एसिड होता है कभी कभी, तो मान के चलिए जब आपका ये एसिड हुआ तो रात के 12 बज रहे थे। रात को कितने बज रहे थे? 12 बज रहे थे। रात को अगर 12 बज रहा है तो अब हमको बता सकते हैं कोई मेडिकल का दुकान खुला होगा उस समय? कोई मेडिकल का दुकान खुला होगा क्या? नहीं होगा ना। ओबियसली सी बात है, आपका आंसर आ रहा होगा सर नहीं होगा। हाँ ठीक है, सही आंसर दिए। जे उस समय कोई दुकान खुला तो होगा नहीं। तब ये जो बंदा है जिसके अंदर एसिड हो गया है, इसका तो एसिडिटी को दूर करना ही पड़ेगा, और अगर नहीं करेंगे तो वो तो मरने लायक भी हो सकता है, डायरिया का वो लक्षण आ सकता है। तो आप क्या कीजिएगा, उसको तुरंत नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा, तीनों में से क्या देंगे? देखिए, नींबू पानी देने से एसिड और हाई हो जाएगा। देखिए एक तो बात है, अगर आग जल रहा है उसके अंदर, या आग जल रहा है इसके अंदर थोड़ा घी डालेंगे तो आग और भड़केगा कि नहीं? आग और जलेगा। इसलिए नींबू पानी एसिड है, नींबू पानी क्या है? ऑलरेडी एसिड है, ये हम नहीं दे सकते, हर किस नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी उसका अंदर पहले से ही एसिड जम गया है, एसिड हो रहा है, वो एसिड फॉर्म हो गया उसके पेट के अंदर, और आप खूब फिर से एसिड दीजिएगा वो तो मर जाएगा। ऐसा नहीं करना है, ना ही सिरका देना है। आपको क्या करना है? बेकिंग सोडा का घोल देना है। देखिए एक गिलास लीजिएगा, गिलास के अंदर आप वाटर डालिएगा, हाफ गिलास से थोड़ा ज़्यादा, इसमें थोड़ा लवण डाल दीजिएगा, थोड़ा लवण और थोड़ी सी बेकिंग सोडा का घोल, घोल नहीं, थोड़ी बेकिंग सोडा का पाउडर। बेकिंग सोडा समझते हैं क्या होता है? हम समझाते हैं बेकिंग सोडा होता क्या है। आपने ब्रेड वगैरह खाया है? ब्रेड वगैरह, जब हम ब्रेड वगैरह खाता है, वो ब्रेड कैसे बनता है भाई? बेकिंग सोडा। वो बेकिंग सोडा क्या करता है? वो ब्रेड को फुलाने के, मतलब जो ब्रेड थोड़ा बड़ा होता है फुलाने में मदद करता है, वैसा बेकिंग सोडा होता है, नमक का जैसा होता है। थोड़ी डालिएगा, पानी को हिला दीजिएगा, पानी में मिक्स करके, और जो बंदा के एसिड हुआ है उसको ये पिला दीजिएगा, बिंदास उसका जो एसिडिटी हुए वो गायब हो जाएगा चंद मिनटों में। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, चंद मिनटों में वो ठीक हो जाएगा। तो देखिए, पढ़ने से आपका कितना नॉलेज हो रहा है। एक तो आप ये भी जान रहे हैं, इसको घरेलू उपचार बोला जाता है। तो आप चाहे वो जब भी हो ये प्रॉब्लम, आप उसको ठीक कर सकते हैं। वही बोला गया है जो आप क्या दीजिएगा। ठीक है, तो मैं बोल दिया जो आपको क्या देना है। उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म को ध्यान रखें कि आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग किया होगा। चलिए, हाँ, अम्ल क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम बच्चे बता दे रहे हैं। यहाँ पे हुआ क्या, जो एसिड और बेस ये दोनों जब एक जगह मिक्स होते हैं तो ये अपना जो प्रभाव है, एसिड का प्रभाव को, एसिड अगर फॉर्म होगा तो बेस इसको ख़त्म करेगा, बेस को फॉर्म होने से एसिड ख़त्म करेगा। मतलब ये दोनों आपस में क्या करते हैं, मतलब ऑपोजिट रिएक्शन पे काम करते हैं। ठीक है, तो हम आगे जब हम अच्छे से एग्जाम्पल है वो लेंगे तो समझ में आ जाएगा। याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। आप जानते हैं कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। सो इम्पोर्टेंट, एसिड जो होता है, अम्ल जो होता है एसिड, वह हमेशा खट्टा होता है। क्या होता है बोलिए? तो खट्टा होता है। खट्टा समझते हैं? खट्टा समझते हैं ना? हाँ, तो खट्टा होता है, हम मालूम है आपको, समझ में आता होगा खट्टा क्या होता है। आप जलपाई वगैरह तो खाते ही हैं। तथा यह नीले निटमस पत्र को लाल कर देता है। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा, एसिड क्या करता है? एसिड का काम क्या है? ठीक है, एसिड क्या करता है? जो नीले निटमस पत्र है उसको लाल कर देता है। ये ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मत लिखिए। क्यों मत लिखिए? क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है, ये पहले से एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेंगे हम उसको लिख ले बोलेंगे, आप लिखिएगा। जबकि क्षारकों का स्वाद खट्टा होता है, राइट। अब एसिड जो होता है, एसिड खट्टा होता है और क्षारक कड़वा होता है। देखिए, खट्टा और कड़वा के बारे में बताते हैं। कड़वा कैसा लगता है? तीखा तीखा लगना, उसको कड़वा बोला जाता है। ये आप अपने बुक में देख ले, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में, और असामीस वाला असामीस में। इसी प्रकार हल्दी, टर्मरिक, जो हल्दी को टर्मरिक बोला जाता है, भी एक ऐसे ही सूचक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे
सब्जी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उसका धब्बे का रंग भूरा या लाल हो जाता है। ये तो आपने विजुलाइज किए होंगे, देखे भी होंगे। अगर आप शादी वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे पार्टी अरेंजमेंट होता है, तो पार्टी आप जब अरेंजमेंट करके खाते हैं, खाना खाते हैं, तो अचानक से दाल क्या होता है, आपके कपड़े पे लग जाता है, गिर जाता है। तो आप जब घर में आते हैं, उस नए कपड़े को साबुन मारकर धोते हैं, तो आपने कभी भी फोकस किया है, कि जो वो कपड़ा था वो किंतु कलर चेंज हो गया। हल्दी था, पहले हल्दी कलर का था, अब जब उसके अंदर साबुन ऐसे रगड़े तो उसका कलर लाल हो गया है, रेड कलर हो जाता है। ये क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है भाई? उसका वजह क्या है, वही तो हम पढ़ रहे हैं आज। यानी एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ वहाँ पे। एसिड, आपने एसिड डाला, यानी जिस तरह हमने पढ़े जो एसिड क्या करता है, एसिड नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये लाल कर रहा है ना, ये भी एसिड ही कर रहा है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे, आगे पढ़ते हैं, हम समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। साबुन रगड़ते हैं तब धब्बे का रंग भूरा या लाल हो जाता है, लेकिन कपड़े की अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वो फिर से पीले रंग का हो जाता है। हाँ, लेकिन आप फोकस कीजिएगा, आपने कपड़ा को जब रगड़ रहे थे तो वो लाल दिख रहा था, जब पानी से धो दिए और जब फिर उसको धूप में ले गए, धूप में ले जाकर सुखाने के लिए रखें, तो फिर से वो अपने ओरिजिनल कलर में आ गया। ऐसा क्यों हुआ? अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित यानी सिंथेटिक सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज यानी मेथिल ऑरेंज, एक फिनोल्फेलेथिन का भी उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, इसका उपयोग करके हम देख सकते हैं कि हाँ कौन एसिड है, बेस है। चलिए, ये हमें चाहिए नहीं, जो चाहिए हम आगे बढ़ते हैं। इस अध्ययन से हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। हम इसके ये जो यूज़ है क्या है, फिनोल्फेलेथिन का यूज़ करके हम समझ सकते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन बेस है। चलिए, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास 2 गिलास दिया जाए, ये चलिए, वैसे भी मैं ड्राइंग मास्टर था नहीं, मुझे ड्राइंग इतनी अच्छी आती नहीं है, फिर भी कोशिश करता हूँ। चलिए, 2 गिलास है, ये 1 गिलास है, इसके अंदर कुछ वाटर है, एक और गिलास है, इसके अंदर कुछ वाटर है, ठीक है। चलिए, अच्छे लग रहा है, बहुत अच्छा बना है गिलास, है कि नहीं? अच्छा तो बना नहीं है, मुझे मालूम है। तो चलिए, ये 2 गिलास है, दोनों गिलास में वाटर है, लेकिन एक में एसिड हमने डाल के रखा है, एक में बेस डाल के रखा है। अब आप कैसे बोल सकते हैं कि किसमें एसिड है, किसमें बेस है? इसका मतलब कैसे जांच कैसे कर सकते हैं? तो या तो आप इस मेथड का यूज़ करें, फिनोल्फेलेथिन का यूज़ कर ले, या आप उस टेस्ट को चख के देख सकते हैं, अपनी जीभ के ऊपर रख कर देख सकते हैं ये खट्टा है कि कड़वा है, तो पर भी आप जांच कर सकते हैं। इस अध्ययन से हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देता है। साथ ही दैनंदिन जीवन में पाई जाने वाली, उपयोग में आने वाली बहुत से रोचक वस्तुओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। वहाँ बोल रहे हैं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ पढ़ेंगे, ये सभी पढ़ना जरूरी होता है, तो हम थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं? तो यहाँ पे हम लोग हम थोड़ी बहुत पढ़ेंगे। लिटमस विलेन बैगनी रंग का रंजक होता है, सो इम्पोर्टेंट। ये जो बैगनी कलर का होता है, बैगन का कलर आपने देखे होंगे। लिटमस पेपर कैसा होता है मैं बोल रहा हूँ, साधारण सी बात है। चलिए, लिटमस पेपर नहीं देखे हैं तो हम आपको दिखा दे रहे हैं। जी बच्चे, हाँ, ये है लिटमस पेपर, ये है लिटमस पेपर। आपको लाइब्रेरी के अंदर जाइएगा तो मिल जाएगा। लाइब्रेरी में अगर आप जाइएगा तो 5 से 10 रुपया लेगा, आप ला सकते हैं इस लिटमस पेपर को। ये ऐसे कलर का होती है। अब ये लिटमस पेपर को करना क्या है, ठीक है, ये लिटमस पेपर है, इसको लाना है बाज़ार से। ये दोनों ही लिटमस पेपर है, दोनों की थोड़ी अलग अलग कलर है, हम दोनों को ही चेक कर सकते हैं, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर भी बोला जाता है। इसको क्या करना है, साधारण सी बात है, एक ग्लास लेना है। ये ग्लास में आप नींबू का पानी मिला लीजिए, पानी डाल के नींबू डाल लीजिए। डालने के बाद इस लिटमस पेपर को डालिए, इस लिटमस पेपर को डालना है, एक पेपर उठाकर डालना है। डालने के बाद ही, उसी डालने के साथ ही उसको उठाना है, डाले और उठाए। उठा के देखेंगे कि उसका कलर जो है लाल हो गया है, रेड हो गया है, लिटमस पेपर का कलर लाल हो गया है। आप खुद जांच कर सकते हैं। एक्चुअल में हमारे कहना अनुसार जो टीचर को पढ़ाते समय अगर स्कूल में हो सके तो, पॉसिबल हो तो ये सब यूज़ करके। अच्छा ठीक है बच्चे, सॉरी कॉल आ गया था। तो देखिए,
लिटमस मैंने वही दिखाया आपको, पेपर भी दिखाया। लिटमस बैगनी रंग का रंजक होता है, हमने दिखाया होता क्या है। इसके बाद क्या बोला गया है यहाँ पे वो बता भी दिया आपको कैसे चेक करना है। थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। प्राय इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलय जब तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब यह बैंगनी रंग का होता है। हाँ, ये तो बैंगनी कलर का होता है, आपको दिखाया भी गया। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, उसके बाद हाइड्रेजिया, इसके बाद देखा गया है पेटूनिया जेरेनियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियों किसी विलय में अम्ल क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक भी कहते हैं। हाँ, ये सभी से भी हम चेक कर सकते हैं। तो चलिए, ओबियसली होता क्या है, इसके अंदर कोई सी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना नहीं, इसलिए हम दिया नहीं, ठीक है। और हम बस आपको अंडरस्टैंडिंग कराया। अब देखिए अंडरस्टैंडिंग करना क्यों ज़रूरी है। देखिए बेसिकली होता क्या, यहाँ पे चलते हैं। आपने 3 प्रश्नावली दी गई है। एक्चुअली ये जो है हमें प्रश्नावली लेकर लिटमस को चेक करना है, हमें ज़रूरत नहीं है, वो ओबियसली मैं पहले ही आपको समझा चुका लिटमस को कैसे चेक करना है। और हमने ये भी जाना, देखिए हमने सीखा क्या, हमने इसके पहले आज 2 पॉइंट स्टार्ट करने से पहले हम क्या क्या सीखा। ये स्टार्ट करने से पहले हमने सीखा एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। एक इंसान का शरीर के अंदर यानी पेट के अंदर अगर एसिडिटी फॉर्म हो जाता है उसको दूर कैसे कर सकते हैं, ये भी हमने बताया। उसके बाद ये भी बताया जो लिटमस पेपर होता है बेसिकली उसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं और क्या चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद साबुन जो है कपड़े में क्यों कलर को चेंज कर देता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर हम याद हो चुका हमें। अब बोलिएगा सर ये तो क्वेश्चन आंसर, आप तो क्वेश्चन दिए नहीं। आपको क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है देना, बस आपको अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। बस बेसिकली आपको समझना ज़रूरी है क्या, ठीक है। मूल तत्वों को समझ लिए है क्या, विजुलाइज कीजिए ओ ऐसा होता है। आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए, ओ ऐसा होता है, यस ऐसा होता है, तभी आप समझ पाइएगा। इसके बाद 2.1 में चलते हैं। ये क्या है, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझना। आपको रासायनिक गुणधर्म के विषय के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आज तक बने हैं एग्जाम में, तो हम समझेंगे। हमने पहले ही बोला आपका चैप्टर 1 जो है केमिकल रिएक्शन, उसके बाद एसिड बेस, उसके बाद धातु अधातु जिसको मेटल नॉन मेटल बोला जाता है। सो इम्पोर्टेंट, ये 3 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है एग्जाम में। प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक, ये कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, कुछ एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी को आपको पढ़ना है। चलिए हम एक बार पढ़ लेते हैं। विज्ञान की प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक क्वेश्चन भी आ जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सांकेतिक नाम क्या है। आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ता है HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये आया हुआ भी था एग्जाम में, आता ही है, आपको याद रखना है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है उसकी क्या होती है सांकेतिक नेम, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। नाउ H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड आपको याद रखना है। नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, एसिटिक अम्ल मतलब CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2m, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के नमूने एकत्र कीजिए। मतलब आपको ये सारा इकट्ठा करना है। आप ये इकट्ठा वही कर पाएगा जिसके स्कूल में लेबोरेटरी होगा, वो अपने लेबोरेटरी में जाकर ये सब इकट्ठा कर सकता है। देखे होंगे तो अगर होगा तो पॉसिबल है तो इकट्ठा कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। बस आपको एक्टिविटी को समझना है। ऊपर दिए गए प्रत्येक विलय की एक बूंद वाल ग्लास में रखिए। एम सारणी 2.1 यहाँ पे कुछ बनाना है। चलिए हम आगे इसको अवॉइड करते हैं, अवॉइड करते हुए आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये हमें चाहिए नहीं। बेसिकली यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा, सूचक किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए रंग में परिवर्तन, यहाँ पे देखिए रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। कुछ ऐसे, हाँ हम बेसिकली कैसे समझते हैं, हम अंडरस्टैंडिंग होते हैं उसकी जो कलर चेंजिंग होती है। कलर में जब तक चेंज ना हो हम बोल नहीं सकते कि यह एसिड है कि बेस है। हम जब कलर चेंज हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि जो पदार्थ का कलर चेंज हुआ है, एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट का कलर चेंज हुआ है। ऑब्जेक्ट क्या, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे मान के चलिए लिटमस पेपर को ले रहे हैं, तो लिटमस पेपर का अगर कलर चेंज हुआ है तो वह अम्ल है कि क्षारक है, हम इसको बोल सकते हैं। साधारण सी बात में हम इसको चेंजिंग के द्वारा हम इसको
कह सकते हैं कि ये है क्या। ठीक है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय के माध्यम में बदल जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। ऑल्फैक्टरी, सो इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। गंधीय सूचक किसे कहते हैं? असामिस मीडियम वाला देखिएगा, डार्कनेस में लिखा हुआ है। उसका आंसर होगा कहाँ से? उसका आंसर यहाँ से होगा। कुछ ऐसे पदार्थ जो गंध अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम से बदल जाती है उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। ये आपका इनर क्वेश्चन बोला जाएगा, बुक के अंदर की क्वेश्चन बोली जाएगी, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन करते हैं। एग्जाम में आ जाने से बच्चे आने अटेम्प्ट करके आते हैं और ये बच्चे फेल हो जाते हैं। आइए इनमें से कुछ सूचकों की जांच करें। हमें जांच करने के लिए फिर एक्टिविटी दी गई है। आपने देखे हैं कि प्याज काटते हुए बारीकी कटी हुई प्याज तथा स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए, थैलों को कसकर बांध लीजिए तथा पूरी रात फिर से रहने दीजिए। अब इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए उपयोग कर सकते हैं। चलिए, ये हम बेसिकली एक्टिविटी करेंगे नहीं, क्योंकि एक्टिविटी करने का अभी समय है नहीं। ऐसे भी वीडियो लेंथी हो जाती है। देखिए, हम बनाते क्यों नहीं है साइंस की वीडियो, हम क्यों नहीं बनाते हैं बच्चे? हम इसीलिए साइंस का वीडियो नहीं बनाते हैं क्योंकि मैं जब साइंस पढ़ाता हूँ आपको बिल्कुल विजुलाइज करके पढ़ाता हूँ और ऐसा पढ़ाता हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग हो, आपको समझ में आ जाए। लेकिन होता क्या है, आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, 1 मिनट 2 मिनट देख के चले जाते हैं, तो बेकार हो जाता है। ये वीडियो की कोई मतलब वैलिड ही नहीं रहती है। इसलिए हमें बनाने की इच्छा होता नहीं है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट 1 से 2 मिनट से ज़्यादा वीडियो देखता नहीं है, तो क्या ज़रूरत है हम वो वीडियो बनाएं। इसी लेकिन अभी फिर भी मजबूर हूँ। बहुत सारे बच्चे का डिमांड था, सर साइंस देखिए, साइंस का वीडियो बना क्यों रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं साइंस में इस बार जितना फेल किए हैं 100 में 100% मैंने देखा जो बच्चे फेल है उसके अंदर साइंस तो है ही। साइंस वो बंदा फेल ही किया है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग्स क्यों ना करता हो, चाहे हिंदी मीडियम, चाहे असामिस मीडियम, चाहे बंगाली मीडियम, चाहे बोडो मीडियम, कोई भी लैंग्वेज का मीडियम हो, आप साइंस में फेल किए हैं। क्यों किए हैं बच्चे? साइंस में फेल क्यों कर रहे हैं? इसलिए मुझे बनाने में मजबूर होना पड़ा वीडियो। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आप देखें या ना देखें, यह आपकी गलतियाँ मानी जाएगी। आपके परीक्षण के आधार पर वेनिल, प्याज एवं लौंग के तेल में किसी गंधीय सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है। हम ये भी छोड़ सकते हैं। अम्ल एवं क्षारक रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए कुछ उदाहरण हम इसको छोड़ सकते हैं। 2.1 में आ सकते हैं। देखिए 2.1.2, देखिए 2.1.1 के अंदर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा। क्या क्वेश्चन पढ़ा? हमने क्वेश्चन पढ़ा ऑल्फैक्टरी क्या होता है, सूचांक किसे कहते हैं। वहाँ पे एक क्वेश्चन बना था। अब हम इसमें पढ़ते हैं, हमें हर एक पॉइंट पे एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ये पे क्या है, अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। ये क्वेश्चन मेटल नॉन मेटल में भी आया हुआ था। ये क्वेश्चन मेटल नॉन में, ये 100% इंपॉर्टेंट है, BBI है आपके एग्जाम व्यू से, क्योंकि ये डायरेक्टली एक क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बेसिकली एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और ये क्वेश्चन ही बनता है। अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। बच्चे ये क्वेश्चन लिख ले, इसका आंसर हम नीचे दे रहे हैं, इसका आंसर हम दे रहे हैं तो आपको बतला दूंगा। ठीक है, ये कुछ एक्टिविटी किया गया है, हम एक्टिविटी को अवॉइड कर सकते हैं, फिर चैप्टर को आगे लेके जाएंगे। ध्यान दीजिए, आपको वो एक्टिविटी पे ध्यान देने को बोल रहा है। ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में धातु अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन करता है। धातु जो होता है, देखिए एसिड और बेस के साथ रिएक्शन होके होता क्या है, एसिड और देखिए एसिड बेस नहीं बच्चे, एसिड बेस नहीं, हम एसिड बेस बोले। एसिड के साथ हमने फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन 2.1.1 हम पढ़ रहे हैं। देखिए अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ, हाँ, एसिड एंड बेस जो होता है मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करता है, उसका आंसर हम यहाँ पे देखेंगे। ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में धातु अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन करता है। हाइड्रोजन गैस निकलने से यह पता चलता है कि अम्लों के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार की व्यक्त कर सकते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन बनाइए कि जो एसिड है, एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करता है। एसिड जो होता है, एसिड यहाँ पे अम्ल बोला है, देखिए एसिड जो होता है उसका आंसर मैं दे रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ बच्चे, उसका आंसर दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन होगा। अम्ल धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, फिर क्षारक इस धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है।
अब इंग्लिश मीडियम वाला कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हम बोल रहा हूँ एसिड जो है, एसिड हाउ टू रिएक्ट इन मेटल, मेटल के साथ एसिड का रिएक्ट आपको बताना है, रिएक्शन बताना है। एंड जो बेस होता है, बेस का रिएक्शन भी मेटल के साथ बताना है। तो हम पहले एसिड को समझते हैं। एसिड को जब हम धातु यानी मेटल के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? बेसिकली वो हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेगा। ये आपको लिखना है, आंसर लिखिए। वो हाइड्रोजन गैस निकालता है और क्या बनाता है? लवण तैयार करता है और वह सॉल्ट तैयार कर देता है। देखिए ये है मेन आंसर, ये है मेन आंसर। जो ओरिजिनल आंसर है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। हम एसिड को लिए और मेटल को लिए, क्या बनाया? एसिड और मेटल को जब हम मिलाएंगे तो हमारा लवण बनेगा, सॉल्ट बनेगा और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। यही आपका आंसर है और ये लिखने में आपका 2 मार्क मिलता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने जिन अभिक्रियाओं का परीक्षण किया, क्या आप उनका समीकरण लिख सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। हम इसको भी अवॉइड कर सकते हैं, हमें जो चाहिए बस उस पर ध्यान देंगे। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं? हाँ, यहाँ पे बोला गया है धातु कार्बोनेट और धातु। अब बोलेगा सर आपने बेस का आंसर नहीं लिखाया। हाँ बच्चे, यहाँ पे बेस का आंसर था नहीं, इसलिए हम बेस को लिखाया नहीं। बेस का आंसर इसका नीचे आएगा तो हम फिर से लिखाएंगे। हम जो दे रहे हैं, जो इसमें है वही पूछेगा और वही है, वही हम लिखाते जा रहा हूँ। अभी अगर बेस का नहीं लिखा है तो छोड़ सकते हैं आप, उसको आगे बढ़ सकते हैं। 2.1.3 धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है? सो इम्पोर्टेंट। धातु कार्बोनेट एंड धातु हाइड्रोकार्बोनेट, ये एसिड के साथ कैसे? धातु कार्बोनेट एंड धातु हाइड्रो मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट हाउ टू रिएक्ट इन एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है? तो रिएक्ट के कारण हम ये क्रियाकलाप दिया, एक्टिविटी, हम इसको छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे इसका आंसर ढूंढने के लिए। चलिए, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर, अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। चलिए ये भी नहीं चाहिए, आगे बढ़ते हैं। चूना पत्थर, खड़िया मतलब चौक, एक संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप में सभी धातु का कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण हाइड्रोकार्बोनेट एवं जल। हाँ, इसके आंसर ये है, इसका आंसर ये है। क्या बनाते हैं ये? बेसिकली ये इसका ओरिजिनल आंसर है। यहाँ पे देखिए, ये धातु कार्बोनेट प्लस अधातु कार्बोनेट दोनों को अगर एसिड के साथ मिलाया जाए, देखिए एसिड के साथ प्लस किया गया है, ये दोनों वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को एसिड के अंदर डाल दिया तो ये बनाया क्या? बनाया ये लवण यानी सॉल्ट तैयार कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, वाटर भी निकालता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, लवण बनाता है और जल, वाटर बनाता है। ये इसका आंसर है। हमको अगर एग्जाम में बैठे रहते, ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि धातु कार्बोनेट एंड मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट कैसे करता है, तो रिएक्ट करके, रिएक्शन करके वह क्या बनाता है? क्या करता है? रिएक्ट करके वो सॉल्ट तैयार करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल, ये तीनों बनाता है वो। ठीक है, तो इसका आंसर भी हमने दे दिया, यहाँ पे था। अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपका कम से कम 10-15 बार पूछ चुका है एग्जामिनर। ये इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर डायरेक्टली हम दे रहे हैं। ये पूछा क्या गया? एसिड एंड बेस एक साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो लवण और जल ही बनाएगा। हम इसके आंसर पे देखते हैं, डायरेक्टली एक आंसर देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आएगा। चलिए हम पहले आंसर तो दे देते हैं उसका। क्षारक मतलब ये है एसिड, ये है बेस, दोनों के एक साथ मिला दिए। क्वेश्चन बार बार आया है, इसको हम मोस्ट बीबीआई में रख सकते हैं। क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, कोई भी मीडियम हो, एसिड एंड बेस रिएक्ट करके क्या रेडी करता है। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, क्वेश्चन का आप इंग्लिश में रेडी कर लीजिए। एसिड एंड बेस जो रिएक्शन करता है क्या बनाता है? एसिड बेस रिएक्शन करके वो लवण यानी सॉल्ट और वाटर तैयार करता है। ये इसका आंसर था, ये इसका आंसर मैंने दे दिया। उसका वाला वो क्वेश्चन का आंसर, कौन सा क्वेश्चन बचे? ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन का वो वाला मैं आंसर दे दिया, ये वाला आंसर था। ठीक है, अभी इसके अंदर एक और क्वेश्चन आता है, उदासीन अभिक्रिया किसे कहते हैं? सो इम्पोर्टेंट। आपका यहाँ पे आपको भी वहाँ पे यो देख रहा होगा, हाईलाइट वहाँ पे देख रहे होंगे। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। इसे जब भी ये रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन को ही उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। ये क्वेश्चन बनाइए, उदासीन अभिक्रिया किसे कहते हैं? आपका हाईलाइट में देख रहा होगा ये क्वेश्चन, ये आपको देख रहा होगा, अंग्रेजी में हो इंग्लिश में हो। उदासीन अभिक्रिया किसे कहते हैं? आप अब अंग्रेजी वाला देखिए, अंग्रेजी वालों के लिए भी बोल देता हूँ मैं, थोड़ी रुकिए। तो बच्चे देखिए, यहाँ पे अंग्रेजी में भी मैं इसका आंसर तो देने का मैंने। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड, ये वाला देखिए, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस
टू गिव ए सॉल्ट एंड वाटर। मैंने पहले ही बोला एसिड एंड बेस को जब रिएक्ट किया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर ही मिलेगा। वाटर इज नॉन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है, तो आपको वही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल भी दे देना है। एग्जाम्पल इज बेस प्लस एसिड इक्वल सॉल्ट प्लस वाटर, ये बनाता है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा बच्चे। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है, तो मैंने पहले ही बोला इंग्लिश में बोलूँ या हिंदी में बोलूँ, आपका तो बनता ही है क्वेश्चन। मैंने इंग्लिश में भी ला के दिखाया। इसी तरह आसामीस वाला देखिए, आसामीस का एक्चुअल में आसामीस का PDF है नहीं मेरे पास, नहीं तो वो भी मैं दिखा देता। अगर PDF रहता तो दिखा देता। मेरा हिंदी और इंग्लिश का ही PDF है तो मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बोलिएगा सर आप तो हिंदी पढ़ा रहे थे, इंग्लिश भी ले लिए। देखिए होता क्या है, इंग्लिश हिंदी में लैंग्वेज को लेकर इशू है नहीं। अभी भी मैं अब पढ़ाऊंगा नहीं, मैं बेसिकली ये आधा घंटा से ज़्यादा वीडियो हो चुका है, मैं रखूँगा फिर से आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के अंदर ये मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। एसिड के साथ जब मेटल ऑक्साइड को मिलाया जाता है, ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड्स को मिलाया जाता है, तो एसिड के साथ क्या रिएक्शन करता है वो भी हम पढ़ेंगे। तो अभी देखिए यही है, इसका भी आंसर यहाँ पे दिया गया है। मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड ये सॉल्ट एंड वाटर ही बनाएगा। सॉल्ट एंड वाटर ही बनाएगा बच्चे, बार बार बोल रहा हूँ, सॉल्ट तो बनाएगा ही बनाएगा और वाटर भी बनाएगा। इसका आंसर भी मैंने दे दिया, ये क्वेश्चन बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन बनाएगा, इसका आंसर मैंने दे दिया। ठीक है, आगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। ये यहाँ पे एक है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस के साथ नॉन मेटल का क्या रिएक्शन होता है, तो हम वो पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ये भी आपको बनाना है। देखिए ये क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है इसका आंसर भी मैं ही दूंगा, आपको लिखना नहीं है, मैं ही आंसर दूंगा। तो मैं बोल रहा हूँ आज के लिए इतना ही रखता हूँ। बहुत है, ऐसे तो 20 पेज है, बहुत सारा है, कोई टेंशन नहीं है, पेज डरने के नहीं। देखिए यहाँ पे पेज आपको दिखाई दे रहा होगा, आज हम लोग 6 पेज पे ही गए हैं, 20 पेज है टोटल। तो आपको लगता है ये 2 वीडियो में ख़त्म होगा, नहीं होगा। ये कम से कम हमको 3 वीडियो बनानी पड़ेगी। हम पार्ट एक्सप्लेन का 3 वीडियो बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर का 2 वीडियो बनाएंगे, मतलब ये पूरी चैप्टर का 5 वीडियो आपको रहेगा। और ये 5 वीडियो जो बंदा देख लेगा 100% ये चैप्टर से उसका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, इतना गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, मैं पूरा एक्सपीरियंस के तौर पे कहता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ सभी, इतने दिनों से मेरा एक्सपीरियंस है, क्या क्वेश्चन काटता है नहीं काटता है। और 100% भी बोल सकता हूँ एग्जामिनर क्या रखता है क्या नहीं रखता और क्या रखने वाला है। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूँ कि बच्चे आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को। कोई नए बच्चे हैं तो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, आसामीस मीडियम हो, लैंग्वेज को लेकर इशू है नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, लैंग्वेज को लेकर कोई इशू नहीं है बच्चे। आज हम एसिड बेस के एंड सॉल्ट का जो चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 2, चैप्टर 3 में ऑलरेडी दे चुका हूँ। साइंस का आप देखिएगा, साइंस का एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। साइंस का पार्ट 3 जो है मेटल नॉन मेटल दे चुका हूँ, उसका क्वेश्चन आंसर बाकी है। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, देखता हूँ कितना लाइक करते हैं। जो बच्चे को अच्छा लगा, जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे अभी जुड़े हुए हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी लोग देखते हैं, वो उन लोगों का रिक्वेस्ट है कि आपको अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर देना है। प्लस आपको बोलना है, आपको क्या बोलना है, आपका थिंकिंग, जिस सर हाँ आप इंग्लिश में दीजिए या आसामीस में दीजिए, आपकी थिंकिंग में ज़रूर जानना चाहता हूँ, तभी तो आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकता हूँ। आपका जो भी कमेंट है ज़रूर कमेंट बॉक्स के नीचे हमको कमेंट चाहिए ही चाहिए। देखता हूँ कितने बच्चे कमेंट देते हैं, या अच्छा भी लगा तो थैंक्स जरूर लिखना है सर। अगर देखिए इंग्लिश मीडियम वाला अगर बोले जो हाँ सर मुझे हिंदी अच्छी तरह आ जाती है, हाँ हिंदी से ही बनाइए, मुझे समझ में आता है, तो मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग हिंदी पे सपोर्ट करते हैं, कितने लोग इंग्लिश पे, कितने आसामीस पे। ठीक है, ये भी मैं आपका वोट देखना चाहता हूँ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।